रहीम स्टार्ट करते हैं गैटन चैप्टर 30 की पार्ट 4 की वीडियो को। इसमें इंशाल्लाह हमें नर्वस और हार्मोनल फैक्टर्स को डिस्कस करना है। पहले हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास प्रेशर नाइट्रिक और प्रेशर डायग्रेसिस वगैरह होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि वॉल्यूम के रेगुलेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना देते हैं। क्या मतलब भाई, पहले के सिस्टम्स के मुताबिक यही था ना कि वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए कभी आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कभी थोड़ा सा घटाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर की इंक्रीज डिक्रीज बहुत कम होती है। मसलन अगर वाटर इंक्रीज कर गया तो हल्का सा आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, आपका हार्मोनल फैक्टर आ जाएंगे, नर्वस फैक्टर आ जाएंगे, प्रेशर डायग्रेसिस, प्रेशर नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिल मिला के वो जो एक्सेस वाटर आया था उसको निकाल देंगे और आर्टीरियल प्रेशर को दोबारा नॉर्मलाइज कर देंगे। तो यानी कि ये इतना इफेक्टिव सिस्टम है कि आर्टीरियल प्रेशर को बहुत ज़्यादा हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको उसकी लिमिट के अंदर रख लेते हैं। डाउन होने के बाद अलबत्ता अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाएंगे तो फिर जारी बात है कि वॉल्यूम और प्रेशर वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर जाएगा। तो ख़राबियाँ अभी नहीं डिस्कस करते, आगे जाके देखेंगे। लो जी, ये नर्वस फैक्टर्स हार्मोनल फैक्टर्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी नर्वस फैक्टर को डिस्कस करते हैं। हमने देखा किडनीज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा इनोवेशन है। इसका मतलब है इसका कोई ना कोई बहुत अहम किरदार होगा। वो क्या किरदार है उसको स्टडी करते हैं। पहले मिसाल लीजिएगा, किसी इंसान को हैमरेज हो गया, यानी उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम कम होने से प्रेशर कम होगा और प्रेशर के कम होते ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब चूंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोशिश करेगा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करे, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करे। उसके लिए क्या क्या कुछ करता है। नंबर 1, कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टेरियोल्स, किडनी की तरफ जाने वाला ब्लड थोड़ा कर देता है ताकि किडनी में थोड़ा से थोड़ा ब्लड जाए, कम से कम पानी ज़ाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जा सके। नंबर 2, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा सके और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जा सके। और नंबर 3, ये रेनन को भी स्टिमुलेट करवाता है ताकि रेनन भी जाए और जाके रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करवाए। ठीक है, तो हमने देखा ब्लड वॉल्यूम की कमी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये सारी कोशिशें की। दूसरी तरफ अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं, कहते हैं यार तुम सो जाओ, तुम ये रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ना करना। जब ये सो जाते हैं रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, एज अ रिजल्ट एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम की कमी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा लिया। ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा होते हुए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट किया और ब्लड वॉल्यूम हमने कम कर लिया, तो हम ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अलबत्ता अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्सेसिवली या इनअप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो रहा होगा तो सही बात है उससे आगे मसले आएंगे, वो आगे जाके देखेंगे, अभी हमारा उससे सरोकार नहीं है। तो ये था हमारे पास नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं हार्मोन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं। 4 तरह के हार्मोन्स को हम स्टडी कर रहे होंगे। नंबर 1 एंजियोटेंसिन 2 को, नंबर 2 एल्डोस्टेरोन को, फिर हम देखेंगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, और फिर देखेंगे एट्रियल नाइट्रोजेनिक पेप्टाइड। ये 4 तरह के हार्मोन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 का बेसिक काम क्या होता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। ये बात तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी में सोडियम की कमी होगी, सोडियम के इनटेक की कमी होगी, तो हम रेनिन को और एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेंगे ताकि सोडियम रीअब्जॉर्ब किया जा सके। और जब भी आपकी बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा होगा तो हम इन्हें इनहिबिट कर देंगे ताकि सोडियम इतना रीअब्जॉर्ब ना हो और सोडियम का लेवल नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आर्टीरियल प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल रखता है, चाहे सोडियम का इंटेक ज़्यादा हो या सोडियम का इंटेक कम हो, ये आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मल रखता है। किस तरह से ये काम करता है देखो, सीधी सी बात है। अगर एक इंसान थोड़ा सोडियम खा रहा है तो सोडियम को बचाने की ज़रूरत है। सोडियम को बचाने के लिए आर्टीरियल प्रेशर ने कम होना था ताकि थोड़ा सोडियम निकले। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 कहता है आर्टीरियल प्रेशर बहन आपको कम होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना लेवल इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मैं बजाते खुद सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में तो सोडियम को बचा लूँगा। ठीक है, तो आर्टीरियल प्रेशर रहेगा आपका नॉर्मल। सही होगी ना बात? मैंने बताया था ना कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। पहला मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर एक इंसान थोड़ा सोडियम खा रहा है, बजाय इसके आर्टीरियल प्रेशर कम हो, आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल रहता है, एंजियोटेंसिन 2 खुद इंक्रीज़ कर देता है सोडियम को बचाने के लिए। दूसरा, एक इंसान बहुत ज़्यादा सोडियम खा रहा है, ज़्यादा सोडियम निकालने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोडियम निकालने के लिए आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन ये एंजियोटेंसिन 2 कहता है आर्टीरियल प्रेशर बहन आप इंक्रीज़ ना करो, मैं रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता हूँ। रीअब्जॉर्प्शन के डिक्रीज़ होने से भी सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आर्टीरियल प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखता है। ये आप देख सकते हैं आर्टीरियल प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है। आपका सोडियम इंटेक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ कम नहीं हो रहा, वो बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है अगर आपका एंजियोटेंसिन सिस्टम सही से काम कर रहा है तो। लेकिन अगर अब आप एंजियोटेंसिन, अब हमने ये भी तो चेक करना ना कि यार एंजियोटेंसिन सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो कितना फ़र्क पड़ता है, ताकि पता तो चले कि आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मल रखने में एंजियोटेंसिन का कितना किरदार है। ठीक होगी ना बात? तो ये किरदार चेक करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट में पहले हमने क्या किया, मिसाल के तौर पर हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसी कंडीशन कर दी कि एंजियोटेंसिन 2 कम हो ही ना सके। तो जब एंजियोटेंसिन 2 कम नहीं हो सकेगा, यानी एंजियोटेंसिन 2 का लेवल हाई ही रखना है, अब क्या मसला बनेगा?
जिस वक्त लो सोडियम होता है उस वक्त तो एंजियोटेंसिन 2 चाहिए भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है, तो चलो यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर सोडियम का इंटेक इंक्रीज हो गया तो एंजियोटेंसिन 2 हाई ही रहेगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन करता रहेगा। ज़्यादा सोडियम निकालने के लिए आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर देख रहा है यार एंजियोटेंसिन 2 तो कम हो नहीं रहा, वो तो बगैरती लगा रहा है। उसमें तो वही होता है ना, ज़्यादा सोडियम डाइट में एंजियोटेंसिन 2 कम होता है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया है कि हमने एंजियोटेंसिन 2 को कम होने ही नहीं देना, हमने एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा ही रखना है। तो उसका मतलब है जितना आप सोडियम का इंटेक बढ़ाते जाओगे आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। ये वाली कर्व आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम सोडियम का इंटेक बढ़ा रहे हैं आर्टीरियल प्रेशर को ही इंक्रीज होना पड़ रहा है, क्योंकि एंजियोटेंसिन हमने हाई ही रखा हुआ है। रीअब्जॉर्प्शन चलती चली जा रही है चाहे जो मर्जी हो। सही होगी बात। तो ये हमने देखा एक हमारे पास एबनॉर्मेलिटी, यानी कि अगर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम ना हो तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को इतना बढ़ना पड़ता है। दूसरी हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, हमने कहा कि अब हम एंजियोटेंसिन 2 को ज़्यादा नहीं होने देंगे, यानी एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगे। वो कैसे ब्लॉक करते हैं, एक आपको पता है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। इसी एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। ठीक है, हमने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, इस इनहिबिटर की वजह से इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं सकेगा। सही होगी बात। या ये जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं उनके एंटागोनिस्ट यूज़ कर लिए ताकि एंजियोटेंसिन 2 अपना काम ही ना कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 अपना काम ही नहीं कर सकेगा। कब काम करना पड़ता है, यानी कि अब ये इंसान जब भी कम सोडियम इंटेक करेगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए एंजियोटेंसिन बन ही नहीं पाएगा। यूजुअली तो होता था कि जैसे सोडियम इंटेक कम होता था एंजियोटेंसिन 2 बढ़ता था और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता था। लेकिन अब एंजियोटेंसिन 2 काम कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमने एंजियोटेंसिन को इनहिबिट कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर को कम होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे, अगर तो सोडियम इंटेक ज़्यादा रखा है फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे सोडियम का इंटेक कम हो रहा है ब्लड प्रेशर को, आर्टीरियल प्रेशर को कम होना पड़ रहा है। आर्टीरियल प्रेशर शदीद कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। तो अगर आपने एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करके रखा हुआ है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हम नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है। ठीक होगी बात। और अगर आपने एंजियोटेंसिन के हाई लेवल्स रखे हुए हैं, एंजियोटेंसिन को आप कम होने ही नहीं दे रहे, हालांकि हाई इंटेक में उसको कम होना चाहिए ना, आप एंजियोटेंसिन को कम होने ही नहीं दे रहे, तो सारी बात है फिर आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ता है। कितना ज़्यादा रखना पड़ता है वो सोडियम के इंटेक पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कर्व्स में सोडियम के इंटेक वेरी होने से आर्टीरियल प्रेशर वेरी हो रहा है, जबकि नॉर्मल कर्व में एंजियोटेंसिन 2 इतना अच्छा काम करता है कि सोडियम का इंटेक वेरी होने से आर्टीरियल प्रेशर को ज़रा भी वेरी नहीं होने देता। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ ओवरऑल हमने देखा कि अगर हम एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करते हैं तो ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट्स होते हैं, और अगर हम एंजियोटेंसिन को हाई रखते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ना पड़ता है सोडियम को निकालने के लिए। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि एंजियोटेंसिन 2 बदमाश ही हो जाए। क्या मतलब है कि वैसे अगर आप कहो कि जी एंजियोटेंसिन 2 बढ़ता जाएगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता जाएगा बॉडी में बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। अगर एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज़्यादा हो भी जाए, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ के प्रेशर नेट रिड्यूसर के तहत सोडियम को निकाल लेगा बॉडी में से। यहाँ पे हमने देखा था ना, अगर एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा हो भी रहा है तो आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम सोडियम को निकाल लेंगे। धक्के से निकालें, जैसे मर्जी निकालें, आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ाने से हम सोडियम को निकाल लेते हैं, बशर्तिया कि आपकी किडनीज नॉर्मल हो, बशर्तिया कि आपका हार्ट नॉर्मल हो। तो बेसिकली क्या है, एंजियोटेंसिन 2 मिसाल के तौर पर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट भी तगड़ा काम करता है, आर्टीरियल प्रेशर रेज कर देता है। आर्टीरियल प्रेशर के रेज करने से हम ज़बरदस्ती सोडियम को निकाल लेते हैं। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, हम ज़बरदस्ती सोडियम को निकालना भी जानते हैं। अलबत्ता थोड़ा सा हमें आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और यह आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हार्ट सही से काम कर रहा हो। ये ना एंजियोटेंसिन 2 रीअब्जॉर्प्शन करे, आगे हार्ट भाई रह ही जाए, तो हम आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा ही नहीं सकेंगे। एंजियोटेंसिन रीअब्जॉर्प्शन करता रहेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ये तो फिर आपके पास हार्ट फेलियर हुआ तो फिर वो आगे लीड करेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ, और आगे से मसला बनता चला जाएगा। तो अगर अभी किडनी और हार्ट वगैरह नॉर्मल काम कर रहे हैं तो एंजियोटेंसिन 2 की इतनी बदमाशी नहीं है। कोई ट्यूमर हो गया है, एंजियोटेंसिन 2 बनता जा रहा है, तो खैर है, आर्टीरियल प्रेशर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ज़बरदस्ती सोडियम को निकाल लेंगे, टेंशन ना लो। क्लियर होगी बात। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है एंजियोटेंसिन 2 को। आगे आते हैं हमारे पास एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट। एल्डोस्टेरोन आपको पता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, और पोटेशियम की सिक्रीशन करवाता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को स्टिमुलेट करता है। और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब पोटेशियम सिक्रीट। ठीक होगी बात। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जब आपकी बॉडी में सोडियम की कमी होगी हम एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करते हैं ताकि ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर सके। कोई इसमें ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है।
फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब एल्डोस्टेरोन की बदमाशी नहीं है। अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जिस तरह ट्यूमर्स और एड्रेनल ग्लैंड हो गए, जिसको हम कौन सिंड्रोम कहते हैं, बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बन रहा है, वो सोडियम को रिअब्जॉर्ब करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो ये नहीं है कि आपकी बॉडी फूलती जाएगी। तो यही होगा कि हम अपना आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा के हम ज़बरदस्ती सोडियम को बॉडी से निकाल लेंगे। सही होगी बात। और वेरी सिमिलरली कुछ पेशेंट अगर ऐसे हैं जिनके अंदर एल्डोस्टेरोन बन ही नहीं रहा, सोडियम रिअब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी का सोडियम ज़ाया करते जाएंगे, हम अपने आर्टीरियल प्रेशर को कम कर लेंगे ताकि हम सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर बचा सकें। तो यानी कि अगर आपका एल्डोस्टेरोन सही से काम ना करे तो आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। सही है बात। ये नहीं है कि बॉडी में सोडियम आई जाएगा या निकली जाएगा। आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है। बहुत ज़्यादा इसकी बदमाशी नहीं है, सिर्फ आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने तक ही इसकी बदमाशी है। इसकी बदमाशी सिर्फ आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने तक ही है। कंप्लीट होगी बात। ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट भी आ गया। फिर हमारे पास आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। आपको पता है ये डिस्टिल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टेड ट्यूब्यूल्स वगैरह में वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया जा सके। कंप्लीट हो गई बात। अच्छा, अगर कोई इंसान है वो बहुत घंटों से पानी नहीं पी पा रहा या 24 to 48 आवर्स से उसमें पानी की बहुत कमी हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये ADH रिलीज होगा ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सके और बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना होने दें। लेकिन पता अगर आपने कोई ऐसा ड्रग दे दिया जो इस ADH को काम नहीं करने देगा, तो फिर भाई हम वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, फिर वाटर ज़ाया हो जाएगा, बंदा बेचारा पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। डन। अच्छा, अब देखते हैं कि जी ADH की किस हद तक बदमाशी है। अगर ADH बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए तो क्या है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी, कोई मसला नहीं। हम आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर लेंगे और हम वाटर फिल्टर आउट भी ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। यानी हम कहते हैं अगर वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है तो हम फिल्टर पे ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा फिल्टर होगा ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अलबत्ता यहाँ पे एक मसला ज़रूर है, आपका सोडियम ज़ाया होता जाएगा। क्या मतलब, देखो जब आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगी, वाटर की फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगी और सोडियम की फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगी। वाटर की फिल्ट्रेशन बढ़ने का तो हमें गम नहीं है क्योंकि वाटर तो हमने रीअब्जॉर्ब भी बहुत कर लिया है, लेकिन सोडियम की फिल्ट्रेशन बढ़ने से गम होगा क्योंकि सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो सोडियम आपका फिर एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर देगी। तो अगर ADH बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तो वाटर का तो हमें इतना गम नहीं है, अलबत्ता सोडियम हमारा थोड़ा बहुत ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। डन हो गई बात। देख लिया, अगर ADH बहुत ज़्यादा बन रहा हो तो क्या होगा। दूसरी तरफ अगर ADH बहुत थोड़ा बन रहा हो तो क्या होगा। जाहिर बात है अगर बहुत थोड़ा बन रहा होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकेंगे, बॉडी से पानी ज़ाया होता जाएगा। तो इसकी ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते रहो। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी ना पिया और ADH की कमी बरकरार रही तो भाईजान पानी फिर बॉडी में कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा पानी की, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह, मतलब बहुत डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो जाएंगी। दोनों की बात हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने पहले एंजियोटेंसिन को डिस्कस कर लिया, फिर हमने आपके पास एल्डोस्टेरोन को डिस्कस कर लिया, अब हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड की तरफ। ये आपके हार्ट के एट्रियम्स में से रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, जब ब्लड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाए कि एट्रिया के वॉल्स स्ट्रेच होने लगे। ठीक है, तो एट्रिया के वॉल्स स्ट्रेच होने के नतीजे में ये एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड भेजती हैं और एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड भेज के क्या करती हैं। अब ये एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड क्या करता है, जाहिर बात है ये कब रिलीज होता है, जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, तभी एट्रिया की वॉल स्ट्रेच होंगी ना। तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने के नतीजे में ये रिलीज हो रहा है। ये काम कुछ ऐसा करेगा कि ब्लड वॉल्यूम कम हो। क्या काम करता है, नंबर 1 GFR को इंक्रीज़ करता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करता है ताकि वाटर बॉडी से निकले, थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम कम हो। दूसरा, ये आपकी रेनिन वगैरह को इनहिबिट करता है, एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट करता है, कहता है खुदा का वास्ते थोड़ी देर रीअब्जॉर्प्शन ना करो, थोड़ा सा पानी वगैरह बॉडी से निकलने दो यार, पहले ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक होगी बात। तो एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड है, इसका बढ़ना घटना हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलर करने में रोल हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड बनना शुरू हो जाए या बिल्कुल ही कंप्लीट लैक ऑफ ANP हो जाए, बिल्कुल ही बनना बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाएगा। क्यों भाई, दूसरे मैकेनिज्म भी तो है ना, ADH है, एल्डोस्टेरोन है, वो भी तो काम कर ही रहे हैं ना। तो अगर एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड पागल हो भी जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कोशिश करे भी, तो बाकी सिस्टम्स आके नॉर्मलाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे बताते हैं कि अगर हमने एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड को इंजेक्ट कर दिया है, चलो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि बॉडी में से कुछ ज़्यादा पानी बाहर निकल जाए, लेकिन फिर बाकी सिस्टम जाएंगे और वाटर की रिटेंशन कर लेंगे और ब्लड वॉल्यूम को ऑलमोस्ट रेगुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, डिस्पाइट कॉन्टीन्यूड एक्सेस ऑफ ANP, इसके ज़्यादा होने के बावजूद भी हम बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन कर लेते हैं क्योंकि बाकी सिस्टम आपके काम कर रहे हैं।
डन होने के बाद तो ये हमने 4 तरह के हार्मोन्स को भी डिस्कस कर लिया। उससे पहले हमने एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी डिटेल से देख लिया। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन सोडियम इंटेक। तो जनाब वाले यहाँ पे यही बात डिस्कस हो रही है कि अगर हमारे सोडियम इंटेक में थोड़ी बहुत चेंजेस आए तो उससे बहुत सारे सिस्टम में चेंजेस आती हैं जो कि ओवरऑल आपके सोडियम को रेगुलेट करती हैं, आपके वॉल्यूम को रेगुलेट करती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए अगर आपके बॉडी में सोडियम ज़्यादा हो गया है, हम चाहते हैं सोडियम की एक्सक्रीशन करें तो क्या क्या कुछ होगा। नंबर 1, जो लो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और ब्रेन को बताएंगे भाईजान प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा ताकि वो जो सिंपैथेटिक वेदो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वो ना हो सके और सोडियम एक्सक्रीट हो जाए। पहला काम। दूसरा काम, हम एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन वगैरह को भी इनहिबिट करते हैं ताकि ये रीअब्जॉर्प्शन ना करें और सोडियम एक्सक्रीट हो जाए। तीसरा काम, सारे जो नाइट्रियूरेटिक सिस्टम्स हैं, यानी सारे वो सिस्टम्स जो कि सोडियम को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये क्या क्या कुछ करता था, जीएफआर को इंक्रीज करता ताकि सोडियम निकल सके, रेनिन को डिक्रीज करता ताकि सोडियम निकल सके। ये सोडियम को निकालता है ना, तो सारी वो जो सोडियम को निकालती है उन सारे सिस्टम्स को हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम आर्टीरियल प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं, जैसे सोडियम बॉडी में इंक्रीज करते हैं तो स्मॉल इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर आती है। अगर हमारी किडनी और हार्ट वगैरह सही से काम कर रहा हो तो इसमें बिल्कुल हल्की सी इंक्रीज आती है। बाकी हम कहते हैं आर्टीरियल प्रेशर बहन आपको ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम काम चला लेंगे। हाँ अलबत्ता अगर आपको ये इंट्रारीनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म, नर्वस मैकेनिज्म ये सारे काम ना कर रहे हो तो फिर जाहिर बात है आर्टीरियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आनी पड़ती है। आर्टीरियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ लाना पड़ता है सोडियम को बॉडी से निकालने के लिए, ठीक होगी बात। तो इन शॉर्ट आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होगा तो हम सारे नाइट्रियूरेटिक सिस्टम्स यानी सोडियम निकालने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे और सारे एंटी नाइट्रियूरेटिक सिस्टम्स, ये एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन, इन सबको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। और अगर बॉडी में सोडियम की कमी है तो सारे एंटी नाइट्रियूरेटिक सिस्टम्स यानी रीअब्जॉर्प्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर लेंगे और नाइट्रियूरेटिक सिस्टम्स को इनहिबिट कर देंगे। सिंपल सी बात है। नाइट्रियूरेटिक का मतलब है सोडियम निकालने वाले, एंटी नाइट्रियूरेटिक का मतलब है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने वाले। यहाँ तक बात सिंपल है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद देखते हैं वो कौन कौन सी। यहाँ पे तो हम सारे यही डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हम सारा कुछ रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है जिनमें हमारे पास ब्लड वॉल्यूम में, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आती है। वो क्या है बेसिकली, 2 तरह की कंडीशन है। एक आपके पास हार्ट डिजीज़ है और दूसरा है वैस्कुलर कैपेसिटी का इंक्रीज करना। हार्ट डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, फिर बेसिकली होता है क्या, नॉर्मली देखिएगा, देखो सिंपल सी बात है, ये है मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट, ये ब्लड को पंप करता है और आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है। नॉर्मल रूटीन में ब्लड होता है 5 लीटर्स और आर्टीरियल प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है मिसाल के तौर पर 120, ठीक है। अब हार्ट भाई थोड़े सुस्त हो गए हैं, वीकनिंग ऑफ हार्ट हो गई है। वीकनिंग ऑफ हार्ट की वजह से ब्लड वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर गया। जैसे आर्टीरियल प्रेशर फॉल करेगा आपको पता है वो सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे जो कहते हैं आर्टीरियल प्रेशर बहन आपको फॉल करने की जरूरत नहीं है। एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास इसको कहते हैं, ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। और हर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल हो सके और इस कोशिश में हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपका एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज करता चला जाएगा। तब तक इंक्रीज करेगा जब तक ये प्रेशर नॉर्मल अचीव ना हो जाए। मिसाल के तौर पर ये 5 लीटर था ना, वैसे तो 5 लीटर पे इतना प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हार्ट कमजोर हुआ है तो हमने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा लिया, हमने 7 लीटर ब्लड वॉल्यूम कर लिया, अब जाके इतना प्रेशर हुआ है। डन। अगर हार्ट बहुत ही कमज़ोर हो, बिल्कुल ही मतलब हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर चुका हुआ हो, तो फिर ये होता है ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद भी हार्ट ये नॉर्मल प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन हार्ट फिर भी मतलब बिल्कुल ही उसकी पंपिंग कम हो गई है ना, तो आप फिर भी ये प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा तो हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ाई जाएंगे, रिटेंशन करी जाएंगे, रिटेंशन करी जाएंगे। अच्छा, जब फ्लूइड की रिटेंशन करते हैं ना बॉडी में, तो ब्लड वॉल्यूम तो एक हद तक बढ़ सकता है, एक लिमिट है, सीधी सी बात है। ब्लड वेसल्स कहती हैं भाई मैंने 7 लीटर 8 लीटर 9 लीटर मिसाल के तौर पे ब्लड वेसल्स कहती है मैं 9 लीटर से ज़्यादा ब्लड अपने अंदर नहीं रख सकती, लेकिन किडनी जो है कि वो वाटर को रिटेन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। तो फिर क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले आपके ब्लड वेसल्स में भी बढ़ रहा था और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी बढ़ रहा था, लेकिन ब्लड वेसल्स में एक लिमिट के बाद मजीद वॉल्यूम नहीं बढ़ता, फिर आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड फ्लूइड बढ़ी जा रहा वो एडिमा हो जाता है। यही बात वो कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम कहेंगे जो ECF है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो पहला ब्लड वॉल्यूम में और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में इजाफा कब होता है, अगर हार्ट डिजीज़ हो। दूसरा इजाफा तब होता है अगर आपकी वैस्कुलर कैपेसिटी ही इंक्रीज कर जाए। मिसाल के तौर पे ये आपकी ब्लड वेसल्स थी, ये आपकी है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर 5 लीटर्स ब्लड होता था और एक आगे पर हार्ट लगा हुआ था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता था,
अभी भी यही है, अभी भी हार्ट नॉर्मल ही है, लेकिन आपने ना यहाँ पे ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ कर दिए, ये जनाब एक और ब्लड वेसल ऐड कर दिए, यहाँ पे मैंने एक और बाल्टी लगा दी है, ठीक है। यानी ओवरऑल ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। अब हार्ट तो सही काम कर रहा है, लेकिन भाई ओवरऑल जगह ही बढ़ गई है, तो आपको ब्लड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जब आपके पास वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ करती है, या कोई इस तरह की कंडीशन हो जाए कि मतलब ब्लड जगह बढ़ गई है ना, तो उस जगह में हमें प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर जगह बढ़ गई तो हम कहते हैं चलो यार अब आप 6 लीटर्स ब्लड को रख लो नॉर्मल करने के लिए। मिसाल के तौर पे कंसिडर कीजिएगा, ये मिसाल के तौर पे एक आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर ना ये कॉटन भरी हुई है, ठीक है, और कॉटन की वजह से ये क्वेश्चन फ्लफी सा रहता है, भरा भरा रहता है, डाउनों की बात। अब हम कॉटन डालने वाले बंदे में जान तो है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया है, ये देखो जी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, तो ज़ाहिर बात है बड़े क्वेश्चन के लिए हमें ज़्यादा रुई चाहिए होगी। उसी रुई को अगर मैं जान से भरता रहूँ जितना मर्जी भरता रहूँ, ये फिर भी फ्लफी नहीं होगा, चाहे मेरे में जितनी मर्जी जान हो, ठीक है, ये फ्लफी नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कॉटन आनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई है, जगह ही बढ़ गई है, तो इसको भरने के लिए ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत है। तो वेरी सिमिलरली अगर आपकी सर्कुलेशन में इस तरह से वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाए, तो फिर हमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। ये वैस्कुलर कैपेसिटी कब इंक्रीज़ करती है? फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में आपको पता है प्लेसेंटा को भी ब्लड चाहिए, वो यूट्रस को ब्लड चाहिए, तो अब ब्लड ज़्यादा चाहिए ना आपके पास, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। तो ब्लड वॉल्यूम किन दो कंडीशन में इंक्रीज़ कर रहा है? नंबर एक हार्ट डिजीज़ में, क्योंकि हार्ट बेचारा सीधे काम नहीं कर पा रहा, आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर रहा है, इसलिए हम ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। और नंबर दो, अगर वैस्कुलर कैपेसिटी बढ़ जाए तो हमारे पास जगह ज़्यादा हो चुकी है, उस जगह को भरने के लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, तो इन दो कंडीशन में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। डाउनों की बात जी। अब यहाँ पे डिस्कस करने की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ब्लड का वॉल्यूम तो नॉर्मल रहता है या कई बार नॉर्मल से भी कम होता है, ओवरऑल एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये क्या चक्कर है भाई? पहले हमने कहा था हम ECF का वॉल्यूम नॉर्मलाइज रखते हैं, फिर हमने कहा कभी कभी ECF का वॉल्यूम बढ़ भी जाता है, मसलन अगर हार्ट काम नहीं कर रहा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ECF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वैस्कुलर कैपेसिटी बढ़ गई है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जहाँ पे हम कह रहे हैं ब्लड वॉल्यूम सेम रहेगा या कम हो जाएगा, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है देखो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में क्या क्या होता है, ओवरऑल जो आपके पास ECF है उसमें क्या क्या होता है, आधा मतलब कुछ आपके पास ब्लड होता है और बाकी आपके पास होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अगर आपके पास ब्लड सेम रह रहा है और टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये किस तरह से होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको इस सारा को समझाऊंगा। कंसिडर कीजिएगा हमारे पास ये एक टब है और टब के अंदर एक बॉटल है, ठीक है। ये जो टोटल टब का पानी है ना, इसको हम कहते हैं EC, मतलब यहाँ पे टोटल सिस्टम में जितना भी पानी है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना पानी है, मैं सिर्फ इस बॉटल के अंदर पानी देखता रहता हूँ, सही है। अच्छा, बॉटल के अंदर भी कुछ सोल्यूट्स वगैरह मौजूद हैं और इधर टब में भी कुछ सोल्यूट्स वगैरह मौजूद हैं। बॉटल की जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे पानी जो है ये थोड़ा बहुत ऑस्मोसिस के तहत सोल्यूट्स वगैरह के साथ आगे पीछे होता रहता है, ऑस्मोसिस के तहत भी और प्रेशर के तहत भी। अगर बॉटल में प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी बाहर आ जाएगा, और अगर बॉटल में सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे तो पानी बॉटल के अंदर आएगा, ऑस्मोसिस के तहत सारा कुछ होता रहता है, ठीक है। अब हो नहीं रहा था, हम पहले तो हमने यही कहा ना कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है टोटल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर मैं पानी डाले जाऊँगा बॉटल में तो बॉटल का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इर्द गिर्द टब का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया, ECF इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ गया, वेरी गुड। लेकिन अब हुआ ये है बॉटल में हो गया जी सुराख, ठीक है। अब हो ये रहा है मैं बॉटल में पानी भरी जा रहा हूँ, पानी निकल के टब में जाता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ यार बॉटल पता नहीं क्यों भरी नहीं रही, तो बॉटल के अंदर मैं पानी और डाले जा रहा हूँ और डाले जा रहा हूँ और डाले जा रहा हूँ, ऊपर से टब का पानी बढ़ी जाएगा क्योंकि पानी तो लीक हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास बॉटल का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा लेकिन टोटल ECF का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये काम होता है अगर आपके पास हैमरेज हो जाए, यानी कि ब्लड वेसल्स लीक करना शुरू हो जाए, तो ब्लड वेसल में से निकलता रहता है। हमें लगता है यार ब्लड वेसल में ब्लड की कमी हो रही है, किडनीज वाटर को रिटेन करती हैं, सॉल्ट को रिटेन करती हैं, पानी बढ़ाई जाती है, बॉडी में बढ़ाई जाती है। हम फिर भी कहते हैं यार पता नहीं क्यों ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो नहीं रहा, हालांकि मसला ये है कि हैमरेज है और ब्लड निकल के आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस पर जा रहा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ गया लेकिन ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ा। एक एग्जांपल पढ़ ली। दूसरा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, ये जो आपकी बॉटल है ना, इस बॉटल के अंदर सोल्यूट्स की तादाद हो जाती है कम। अगर इस बॉटल में सोल्यूट्स की तादाद होगी ना कम, तो होगा ये कि वाटर का ऑस्मोसिस होगा बाहर की तरफ। आपको पता है कि सोल्यूट्स अंदर कम हो जाएंगे तो पानी बाहर की तरफ जाएगा, वाटर का ऑस्मोसिस होगा बाहर की तरफ, हम वाटर को रिटेन करते चले जाएंगे और वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है बाहर की तरफ। समझ आ रही है बात? यानी कि ब्लड के अंदर जब सोल्यूट्स कम हो जाते हैं तो फिर वाटर ब्लड वेसल में से लीक करके बाहर जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता लेकिन ECF का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है।
ब्लड में से पानी बाहर निकल रहा है, किडनी कहती हैं जनाब सोडियम की रिटेंशन करो, किडनी कहती है जनाब वाटर की रिटेंशन करो, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। हम रिटेंशन करी जा रहे हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो सके, और उल्टा ECF का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है क्योंकि ब्लड में से वाटर बाहर जाता चला जा रहा है। अच्छा, ये जो मैंने कहा ब्लड वॉल्यूम में ब्लड में सोल्यूट्स कम हो जाते हैं, क्यों कम होते हैं? दो वजूहत। नंबर एक वजह नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनीज ख़राब हो गई हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ख़राब हो गया है। किस तरह से ख़राब हो गया है? सॉरी, जो बोमेंस कैप्सूल है वो ख़राब हो गया। किस तरह से ख़राब हो गया ये देखो, आपको पता है ना, यूँ होता है बोमेंस कैप्सूल और ये इसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वगैरह होती हैं। आमतौर पर ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं निकलती। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये होता है कि ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन्स भी निकल गई, नेफ्रॉन में चली गई और यूरिन के थ्रू ज़ाया होना शुरू हो गई। तो जाहिर बात है, अगर ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स यूरिन के थ्रू ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी तो ब्लड के अंदर सोल्यूट कम हो जाएगा, ब्लड में से वाटर निकल के आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। हम कहेंगे यार पता नहीं क्यों ब्लड में पानी बहुत थोड़ा है, हम पानी रिटेन करेंगे, हम पानी बढ़ाई जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं? इसको ट्रीट करने के लिए वजन प्लाज्मा प्रोटीन्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी ताकि ऑस्मोसिस ऑफ वाटर बाहर की तरफ ना हो, सोल्यूट ऑफ ब्लड मेंटेन हो जाए। डालों की बात, तो ये दो कंडीशन हमने देख ली जिसमें आपके पास ब्लड वॉल्यूम तो नॉर्मल है या कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत बढ़ता जा रहा है। तीसरा, लिवर सिरोसिस। यहाँ पे हमने कहा था प्लाज्मा प्रोटीन ज़ाया हो गई हैं इसलिए ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड कम हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स बन ही थोड़ी रही हैं। ठीक है, लिवर में प्रॉब्लम आ गया है, लिवर ने प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाना होता है ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बन ही थोड़ी रही हैं। जब प्लाज्मा प्रोटीन्स थोड़ी बनेंगी तो उसके रिजल्ट में भी आपके पास यही वाला काम होगा, वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है बाहर की तरफ, हम वाटर रिटेन कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, देखो लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि चूंकि लिवर में आपके पास फिब्रोस टिश्यू वगैरह डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा मसला बन गया है, अब आपके जो ब्लड वेसल्स है ना वो कंप्रेस होना शुरू हो गई हैं, ब्लड को इन जगहों पर से गुजरने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जब कोई ब्लड वेसल, जो मिसाल के तौर पे एक ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ पे आगे इसको रुकावट का सामना करना पड़े तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड जमा होगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स में से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जाहिर बात है ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा हम क्या करेंगे? फ्लूइड की रिटेंशन करेंगे कि यार ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। हालांकि ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह ये है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आई हुई है, कुछ सिरोसिस आया है जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ लीक आउट कर रहा है। ठीक होगी बात। ऐसी कंडीशन को जिसमें आपके पास वाटर पेरिटोनियल कैविटी में लीक आउट कर रहा था हम कहते हैं एसाइटिस। टर्न के बाद तो ये आपके पास ये थी, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।